अगला निगरां वजीर आला पंजाब कौन होगा? जो अपोजिशन ने नाम दिए, जो हुकूमत ने नाम दिए, दोनों पर इत्तेफाक नहीं हो सका। ये मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। इस्तीफे आज भी मंजूर किए और चंद रोज बाद ही पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। हमेशा ये बात होती है, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, जिम्मी इलेक्शन हो या फिर मुल्क में आम इंतखाबात, जो जमात हारती है वो इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं करती है। जो सियासी जमातें पेश होती हैं वो भी इसको खराब करती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि 1970 के इंतखाबात वाहिद इंतखाबात थे जो साफ भी थे, शफाफ भी थे, लेकिन उसके भी नतीजे मानने से इनकार कर दिया गया था। और कोई भी इंतखाब ऐसा नहीं है जो मुतनाज़े नहीं हुआ, और मुतनाज़े होने के पीछे बहुत कंक्रीट वजूहात हैं। डॉलर्स नहीं है बैंकों के पास, हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए। गवर्नर स्टेट बैंक ने कल तकरीब में अपने हाथ खड़े कर दिए। जो सूरत हाल है ये तकरीबन 9 महीने से प्रिवेल कर रही है कंट्री के अंदर, क्योंकि IMF का जो एक बुनियादी उसूल है वो ये है कि अपनी आमदनी बढ़ाओ और अखराजात को कम करो। आमदनी बढ़ाने का क्योंकि ताल्लुक आम आदमी से है, बिजनेस कम्युनिटी से ज्यादातर है, जहाँ अखराजात कम करने का ताल्लुक आता है वहां पर क्योंकि ना एस्टेब्लिशमेंट उसको कम करने देती है, ना ब्यूरोक्रेसी कम करने देती है, ना पार्लियामेंट कम करने देती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अगला निगरां वजीर आला पंजाब कौन होगा? और अभी तक की अपडेट्स ये हैं कि पार्लिमानी कमेटी जिसमें ये मामला गया, अभी तक कोई इत्तेफाक नहीं हो सका। जो अपोजिशन ने नाम दिए, जो हुकूमत ने नाम दिए, दोनों पर इत्तेफाक नहीं हो सका। ये मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। एक और हैपनिंग, आज का दिन तो फुल ऑफ हैपनिंग था नाजरीन, और निचोड़ में हम बात करेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 अरकान असम्बली के इस्तीफे आज भी मंजूर किए और चंद रोज बाद ही पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। और इस तमाम सूरत हाल का हम निचोड़ निकालें तो ऐसा महसूस होता है कि मुआशी मसाइल में डूबी हुई कौम की कौमी खजाने पर मजीद बोझ डालने का सिलसिला तमाम ही सियासी जमातों की तरफ से जारी है। पीटीआई ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में इमरान खान की बरतरफी के बाद पार्लियामेंट के ऐवान से इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए थे, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे और ये कहा था कि बाकी अरकान असम्बली को तस्दीक के लिए इनफरादी तौर पर तलब किया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी भी सूबाई हल्के में इंतखाबात पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। माजी में भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 9 हल्कों से खुद जिम्मी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था और कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर इमरान खान ने कामयाबी भी हासिल की थी, मगर कामयाबी के बावजूद उन्हें 6 हल्कों को छोड़कर एक का इंतखाब करना होगा, क्योंकि वो मियाँ वाले की नशिस्तें पहले ही रुकन कौमी असम्बली हैं। इस सूरत में अगर फिर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो एक मरतबा फिर इन चंद नशिस्तों के इलेक्शन पर 50 से 90 करोड़ रुपए तक अखराजात आएंगे। दूसरी तरफ अब तक मजमूई तौर पर पीटीआई की 80 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। पंजाब और केपी की असम्बलियाँ पहले ही तहलील हो चुकी हैं। पंजाब और केपी असम्बली के दोबारा इंतखाब पर कम अज़ कम 22.5 अरब रुपए का खर्च आएगा, जबकि 80 इस्तीफे मंजूर होने के बाद अगर खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होते हैं यानी कि ज़िम्मी इलेक्शंस होते हैं तो उसका खर्चा होगा 8 अरब फी सीट। साथ ही साथ अगर जिक्र करें बल्दियाती इंतखाबात का, जो कि अभी कराची में हुए थे और हैदराबाद में हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर 18 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था, मगर इसके बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो नहीं सके थे और जहाँ जहाँ हुए थे वहाँ धांधली और बदनज़मी माजी की तरह जोर शोर से जारी रही। कराची की बल्दियाती इलेक्शंस को भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कलअदम करार दिए जाने का कहा गया, तो हुकूमती इत्तेहादी MQM ने भी बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया था। हमारा ओपनिंग पॉइंट यह है कि क्या जमहूरियत के नाम पर कौम के साथ ये मजाक किया जा रहा है? कौमी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल और उसके बावजूद शफाफ इलेक्शन का ना होना, आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रही है नाजरीन, मगर इंतखाबात पर कौम का अरबों रुपए बिला नतीजे क्यों ज़ाया किया जा रहा है? हुकूमत की तरफ से अगर ज़िम्मी इंतखाबात पर ही पैसा बर्बाद करना है तो एक ही बार आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान आखिर क्यों नहीं था? ये मुआशी सूरत हाल जो आपके सामने है ये मुसलसल ख़राब हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
सारा ध्यान अपनी सियासत करने पर है। लेकिन आप ये सोचिए कि आज ये सियासत जो आप कर रहे हैं, ये सियासत आप किसके लिए कर रहे हैं? कल आपको वोट लेने जाना है, आवाम में जाना है, और आवाम में वोट लेने जाने के लिए आपको प्रूव करना होगा अपने आप को। और अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे? एक तरफ IMF केस जारी नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि टैक्सों का बोझ बढ़ाया जाए। हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। हुकूमत ये समझती है कि अगर आज टैक्सों का बोझ बढ़ाया गया, मिनी बजट लाया गया, तो हमारे लिए वोट लेना, आवाम में जाना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैं बात करूंगी सबसे पहले अपने प्रोग्राम में, वो बात करूंगी इलेक्शन की शफाफियत पर। और इलेक्शन की शफाफियत पर हमेशा सवाल उठता है, उसी पर हमने दावत दी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर चेयरमैन है फाफिन, सरवर बारी साहब। सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हमेशा ये बात होती है, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, या फिर मुल्क में आम इंतखाबात, जो जमात हारती है वो इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं करती है। वो कहती है धांधली हुई है, इलेक्शंस को रिजल्ट्स को रोका गया है। आखिर हम इस दौर में जीते हुए, 2023 के दौर में जीते हुए, सर, हम इस चीज़ से बाहर क्यों नहीं आते? ये हम जानबूझ के करते हैं या फिर हमारा सिस्टम ही ऐसा है? देखिए, एक तो पहली बात तो जो ये है कि मैं समझता हूँ दोनों बातें आपकी सही हैं। हमारा निज़ाम में भी खामी है, और हमारे जो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो सियासी जमातें पेश होती हैं, वो भी इसको ख़राब करती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि 1970 के इंतखाबात वाहिद इंतखाबात थे जो साफ भी थे, शफाफ भी थे, लेकिन उसके भी नताइज मानने से इनकार कर दिया गया था। उसके बाद तो जो भी इंतखाब हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि बाद में जो नताइज नहीं मानेंगे, उससे पहले बेहतर है कि पहले ही हम कुछ जीतने का बंदोबस्त कर लें जो हमारी प्रॉक्सी है। तो वो जो धांधली का मामला है वो तो बहुत वसी पैमाने पर पाकिस्तान में हो रहा है, और कोई भी इंतखाब ऐसा नहीं है जिसको जो मुतनाज़े नहीं हुआ, और मुतनाज़े होने के पीछे बहुत कंक्रीट वजूहात हैं। और यही काम होता है जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप है। लेकिन अगर कोई इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप जो है वो भी इलेक्शन कमीशन की खामियां निकालने की बजाय अगर इलेक्शन कमीशन को और कुछ जमातों को जो है वो तोहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करेगा, तो उसका बड़ा मसला होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम ज़रूरत है कि हम जो अमल है वो बहुत हर चीज़ का पेपर ट्रेल है। इसलिए मैंने एक ट्वीट की थी कि हर जो पोलिंग स्टेशन है उसका फॉर्म 11 है, वो तमाम फॉर्म 11 इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालता? सही बात। पहले तो डाले जाते। और इसी तरह लॉ में लिखा हुआ है कि रात के 2 बजे तक रिजल्ट देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो नहीं दे रहे। जो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, किस बुनियाद पर वो नॉमिनेशन पेपर्स आरओज़ ने रिजेक्ट किए हैं? और ये कैसे हो गया कि हैदराबाद डिवीजन में 34% जो नशिस्तें हैं वो बिला मुकाबला वहां पर उम्मीदवार जीत गए हैं? क्या वाकई 34% कोई छोटा नंबर नहीं है? और इसी तरह जो पिछले इंतखाबात पहले फेज में हुए थे उसमें तकरीबन 20% के लगभग जो उम्मीदवार हैं बिला मुकाबला जीते थे। और अगर बिला मुकाबला जीतने वालों की बड़ी तादाद का तल्लुक एक खास जमात के साथ हो, तो फिर ये शक करने में तो सबका हक बनता है कि वो देखे कि जो मामला है वो सही नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफवर्जी की जा रही है, और वो इलेक्शन कमीशन का हमला कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है कि एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और एक और जाविया में आज जो हम बात करेंगे वो है मुल्क में जो मईशत का बहरान है, जो मुआशी सूरत हाल है। क्या ताजिर हों, क्या सरमायाकार या बिजनेसमैन, सभी परेशान हैं। करेंसी क्राइसिस है, एलसीज नहीं खुल रही, बैंकों के पास डॉलर्स नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि कल जिस तरह से एक खलील साहब ने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है KCCI के, चाबियां स्टेट बैंक के गवर्नर के सामने रख दी कि हम तो काम नहीं कर सकते, अब आप जाने कारोबार कैसे होगा। वो हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एक खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा नाम है आपका और आप लोग काम करते हैं, जाहिर एक कारोबारी अफराद हैं कराची में। और जिस तरीके से सूरत हाल है पूरे मुल्क की, अगर मैं बात कर लूँ कि डॉलर्स नहीं है बैंकों के पास, हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए, गवर्नर स्टेट बैंक ने कल तकरीब में अपने हाथ खड़े कर दिए। सर, ये सूरत हाल आपके ख्याल में क्यों आई? क्या वो कोई जवाब दे पाए गवर्नर आपको?
देखें जी, बात असल में ये है कि अभी जो सूरत हाल है ये आज की नहीं है, ये तकरीबन 9 महीने से प्रिवेल कर रही है कंट्री के अंदर। बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो जब पिछला बजट बना था तो उस वक्त भी जो हमारे जो सजेशंस थी, तजावीज़ थी बजट की, उनको भी रिव्यू किया गया। IMF ने कहा कि नहीं, हम इसको रिव्यू करेंगे। अगर छोटी सी एक मिसाल आपको दूं कि उन्होंने 12 लाख रुपए की आमदनी पे छूट दी, उन्होंने कहा नहीं, इसे 6 करें। तो हम तो IMF के कंट्रोल में ही चल रहे हैं। मामला यह है कि हम जहां पे IMF की बात नहीं मानते तो IMF हमें टाइट कर देती है, क्योंकि IMF का जो एक बुनियादी उसूल है वो ये है कि अपनी आमदनी बढ़ाओ और अखराजात को कम करो। आमदनी बढ़ाने का क्योंकि ताल्लुक आम आदमी से है, बिजनेस कम्युनिटी से ज़्यादातर है, और जो टैक्स दहिंदा है उनके साथ है, तो वहाँ तो टूल कस लिया जाता है। जहाँ अखराजात कम करने का ताल्लुक आता है वहाँ पर क्योंकि ना एस्टेब्लिशमेंट उसको कम करने देती है, ना ब्यूरोक्रेसी कम करने देती है, ना पार्लियामेंट कम करने देती है। अभी एक वफद आया था पार्लियामेंट का, कैसर अहमद शेख तशरीफ लाए थे, उनके साथ MNAs भी थे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा जी ये इतनी बुरानी सूरत हाल है कि दिफाई जो हमारी ज़रूरियात हैं हम उसको पूरा करने के लिए भी हमारे पास अब बजट नहीं है, डॉलर्स नहीं है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ दवाइयाँ मेडिसिन्स नहीं हैं, एनेस्थीसिया नहीं है, और सबसे बढ़ के फूड आइटम्स जो हैं हमारे वो वहाँ पेरिशेबल आइटम है, वो कोर्ट पे पड़े हुए हैं और हम उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं। LCs नहीं खुल रही हैं। तो ऐसी सूरत में हमें ये बताएं आप कि ब्यूरोक्रेसी ने क्या कुर्बानी दी, उन्होंने क्या कुछ ऐसा किया कि जी वो अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे, मराहत नहीं लेंगे, पेट्रोल नहीं लेंगे, या इससे अपने अखराजात कट करके उन्होंने 10% कर दिए, या ऐवान सदर में या ऐवान वजीर आजम में या जहां जहां भी ये खर्चे हो रहे हैं वो उन्होंने कट कर दिए, या उन्होंने कहा माशाल्लाह सब साहिब हैसियत हैं कि जी हम अपनी ट्रैवलिंग अपने उससे खुद अपने खर्च से करेंगे। हमें तो कहीं पर भी ऑस्टेरिटी मेजर्स आपकी सतह पे तो नजर ही नहीं आ रहा। आप जब भी कुछ करते हैं तो आप जो जितने टैक्स देंदगान हैं, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप हमेशा तवक्को उनसे ही करते हैं कि वो इसके अंदर अपना हिस्सा डालें, वो जल्दी दुकानें खोलें, वो जल्दी फैक्ट्री बंद करें, वो लेबर को तनख्वाहें भी दें, गैस के क्योंकि IMF ने सब्सिडी वापस ले ली है तो उसको भी झेलें, उसको से यानी सारा कुछ जो कुछ आप डाल रहे हैं बर्डन, चले हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को हमको, लेकिन उसके बावजूद ये देखना पड़ता है कि अगर हमारी आमदनी और हमारे अखराजात में बैलेंस नहीं है तो हम उसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर सबको पता है कि कितना बड़ा फर्क है। हम 32-33 बिलियन डॉलर्स की अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 60-70 की हम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये ऐड कर दें कि एक्सपोर्ट्स कितनी कम भी हुई हैं 9-10 माह में। नहीं, वो मैं बताता हूँ ना आपको। अब ये तो फर्क तफावत चल रहा था, फिर इन्होंने कहा कि इसको कम कैसे करें। उन्होंने ये कहा कि जी हम अपनी इंपोर्ट को कर्टेल करते हैं। इंपोर्ट का कर्टेल करने का जो तरीकाकार उन्होंने निकाला, उन्होंने ये कहा कि जी चैप्टर 84-85 के अंदर सारा रॉ मटेरियल आता था, मशीनरी आती थी। उन्होंने कहा कि जी ये बिल हमारा इंपोर्ट का इससे बढ़ता है, लिहाजा उन्होंने बिल्कुल वो काम किया कि जो उनके हिसाब से इंपोर्ट का बिल कम कर सकता था, और इंपोर्ट का बिल कम भी हो गया। और इसके ऊपर वो खुश भी बहुत हैं कि जी हमने इसको काफी हद तक कर्टेल कर लिया। लेकिन मैं एक सवाल ये करता हूं कि हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या इतना एम्पावरमेंट दे दी है कि हम यहाँ पर अपने वसाइल से ही तमाम चीजें तैयार कर लें। हमारे यहाँ तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम यानी जो मौजूदा इंडस्ट्री है वो हर वक्त एक ही चीज पे लगी रहती है कि जी गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, हम किस तरह अपने वादे पूरे करें। फिर उसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब ये डॉलर का और ये सारा कुछ सिलसिला हुआ और 5,700 कंटेनर जो हैं यहाँ पर पोर्ट पे जमा हो गए, तो उसके नतीजे में शिपिंग कंपनियों ने जो माल कमाया है उसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। वो 140 डॉलर पर डे वो बढ़ जाता है दिन के हिसाब से, वो मैं भी उसका हिसाब नहीं कर रहा हूँ। तो इतना यानी बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो शिपिंग कंपनी ऑफिशियली हमसे क्लेम कर लेगी। मैंने कल गवर्नर साहब को भी ये कहा और जगह भी, मैं इससे पहले भी FBR को भी मैंने ये कहा। मैंने कहा भाई ये जो इन बॉन्ड सर्विस है, प्राइवेट बॉन्ड है, आपके बॉन्ड हैं, आप इस माल को अलाउ कर दें, कानून बना लें कि जैसे ये आपकी कस्टडी में है ना। ले तो नहीं जा रहा कोई। शॉर्ट कमेंट सर दे दें, वक्त की कमी है, प्रोग्राम क्लोज करना है। ये डॉलर की स्मगलिंग नहीं रोक पाई हुकूमत, और ये कह रहे हैं कि डॉलर नहीं है हमारे पास, डॉलर स्मगल हो रहा है। इस पर कोई बात की थी आप लोगों ने?
देखें, डॉलर की स्मगलिंग का ऊपर तो यकीनन हमने बात की थी, लेकिन क्योंकि गवर्नर का बराह रास्त स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हुकूमत का है काम। और ये डॉलर मैं आपसे अर्ज करूं, दो तरीके से आ सकते हैं फौरी तौर पे। लेकिन सर आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी कि मेरे पास वक्त कम है, मैं आपको दोबारा दावत दूंगी खलील साहब कि आप मेरे शो में आएँ और सारी चीज़ों को सामने रखिए कि क्या हो रहा है इन 8 से 9 माह में, हुकूमत ने किया क्या इस मईशत के साथ। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बॉक्सर ट्रॉफी भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।